हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा था कैपेसिटर संधारित्र। इस संधारित्र के चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर को पहले डिस्कस कर लिया है। वो यूट्यूब पर पढ़ गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं इसके पहले के 4 लेक्चर, और वो देखेंगे तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी आवेशित चालक के पास अन्य कोई चालक रख दिया जाए, वो भी कैसा, अनावेशित चालक रख दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या फर्क आएगा, इसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल चर्चा किया था। और उसी बेस पर ही हमारे पास क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, जो इसके पहले हमने लेक्चर में लिया है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, मैंने बताया इसके पहले कौन सा हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे, विलगित गोलीय चालक पढ़ रहे थे ना, विलगित गोलीय कैपेसिटर पढ़े थे। तो हमने कहा विलगित गोलीय कैपेसिटर जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी धारिता क्या होती थी, बहुत कम होती थी। उसको हटाकर हमने क्या लाया, समांतर प्लेट संधारित्र लाया। अब हमने बता दिया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, वहाँ अच्छे से पढ़े होंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र लाने के पीछे क्या वजह है हमको पढ़ने की, ये बात हमने प्रीवियस वाले में बताई है कि जब कोई एक कंडक्टर अगर इस तरीके से रखा हुआ है अकेले, और अगर दूसरा इसी के समांतर कोई कंडक्टर लाकर रख दिया जाए, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। पढ़ाया था ना, इसका पोटेंशियल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। और पोटेंशियल कम होने की वजह से इसका धारिता क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। इस वजह से हमें विलगित गोलीय चालक हटाना पड़ा। क्या यूज करना पड़ा, आपका समांतर प्लेट संधारित्र यूज करना पड़ा, ठीक है ना। अब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है, तो उसके कुछ कंडीशंस है, आपको वो मानना पड़ेगा। वो इसलिए मानना पड़ेगा ताकि उसकी धारिता जो हो जाए, क्या हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, मतलब धारिता अच्छी हो जाए, धारिता ज़्यादा हो जाए। इस वजह से उसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, प्लेट कितनी होंगी, 2 होंगी, और दोनों कैसे होंगी, आपस में समांतर होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, इस बात को समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसी को हमें निकालना है। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 2 समांतर प्लेटें ले लेते हैं। एक हमारे पास समांतर प्लेट ये रहा, और दूसरा समांतर प्लेट हमारे पास क्या रहा, ये रहा। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। हमने क्या किया, 2 समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। अब हमने प्लेट 1 है, जिसका हमने मान लिया इसका जो क्षेत्रफल है वो भी A है, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, A। अगर मैं इसे A1 मानूँ, A2 मानूँ, तो भी A1 A2 आपस में बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने जो दोनों प्लेट ले रखा है, उन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर बात। और ये क्या है, अगर ये प्लेट A है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तो इसका भी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा। और ये इनके बीच की दूरी कहलाएगी D। ये D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने इस पर प्लस Q आवेश दिया, कितना दिया, प्लस Q आवेश। तो याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र में जो आपने दोनों प्लेटें लिया है, एक पर आपका प्लस आवेश होना चाहिए, तो दूसरे पर कैसा आवेश होना चाहिए, माइनस। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक पे प्लस हो, दूसरे पे माइनस हो, लेकिन जितना प्लस हो उतना ही माइनस होना चाहिए। अगर मान लो इस प्लेट 1 को हमने प्लस Q आवेश दिया, तो इस पर आवेश कितना होना चाहिए, माइनस Q। बात समझ आई। दोनों प्लेटों पर आवेश का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है।
और असमान होगा तब, तो असमान के लिए हम केस अलग से देखेंगे, अभी नहीं, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आवेश असमान होंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाया गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया गया था। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता था, सिग्मा। तो मैंने मान लिया इस चादर की, इस प्लेट की जो सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, ये प्लस का होगा तो ये क्या होगा, माइनस का। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं लिखना चाहूँ प्लेट ए का, प्लेट वन का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है भाई, आपका घनत्व के बराबर क्या होता है, Q अपान ए। तो इसका प्लस का सिग्मा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर मैं प्लेट 2 की बात करूं, प्लेट 2 का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, -Q अपान ए, जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सिग्मा के। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये हमने लिख डाला, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बात समझ में आई नहीं आई। तो हमने मान लिया इसका सिग्मा है, ये क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब जरा आप हमें बताइए, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। अगर किसी प्लेट के ऊपर चार्जेस है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना गोली चालक, याद है, इसके ऊपर अगर कोई प्लस आवेश होता था तो अपना इसका एक विभव होता था, नहीं होता था, होता था ना। और वो अगर मान लेते थे इसके सेंटर से दूरी कितनी थी, r, तो इस पर विभव v बराबर आता था बेटा KQ बटे r। तो सिमिलरली इस प्लेट का भी अपना कुछ विभव होगा और इस प्लेट का भी अपना कुछ विभव होगा। और मैंने मान लिया इन दोनों के बीच का जो विभव है, विभवांतर है, वो कितना है, डेल्टा v। कितना है, डेल्टा v। क्लियर बात। हमें एक प्लेट के विभव से मतलब नहीं, हमें दोनों प्लेटों के विभवांतर के मतलब है, मतलब उन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कितना है, हमें उससे मतलब है, किसी एक प्लेट के विभव से मतलब नहीं है। क्लियर बात यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हमने शुरुआत में मान ली, माना ये प्लेट ए है, ये प्लेट 2 है, प्लेट 1 पर आवेश प्लस Q है, तो प्लेट 2 पर आवेश क्या है, माइनस Q है। इसका क्षेत्रफल दोनों का समान है। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखिए जरा क्या कंडीशन होती है, अगर मैं कंडीशन की बात करूं, किसके कंडीशन की, पैरेलल प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, ये कंडीशन है भाई। क्या होना चाहिए, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई का ये है उतनी ही लंबाई चौड़ाई का दूसरा प्लेट भी होना चाहिए। समझ में आ रही बात है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका कंडीशन है वो क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी प्लेटों के लंबाई व चौड़ाई से बहुत कम होनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या होना चाहिए, बहुत कम। दैट मीन्स इसको अगर मैं भाषा में लिखूँ, दूसरे भाषा में तो ये कह सकते हैं प्लेटों के बीच की जो दूरी d है मच लेस देन किससे, उसके क्षेत्रफल a से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना कम होना चाहिए प्लेटों के बीच की दूरी कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये प्लेट है, इतने दूरी के लिए किस तरह बिहेव करे, अनंत लंबाई का चादर बिहेव करने लग जाए। मतलब हम प्लेटों के बीच की दूरी को इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि ये प्लेट उस दूरी के मुकाबले में क्या हो जाए, अनंत चादर, अनंत लंबाई का लगने लगे या हो जाए। बात समझ में आ रही है।
हमने क्या बोला कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी इतनी कम कर दी जाए कि ये प्लेटें किस तरह बिहेव करने लग जाए, अनंत लंबाई का। बात समझ में आ रही है? इसके पीछे दो रीजन हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। पहला रीजन तो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जब प्लेटों के बीच की दूरी हम लोग कम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, विभव क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और विभव कम होने से उसकी धारिता बढ़ जा रही थी। पहला रीजन बेटा ये है कि उसकी प्लेटों के बीच दूरी कम कर देने से। दूसरा रीजन क्या है, जब प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देंगे तो ये प्लेट किस तरह बिहेव करेगा, अनंत लंबाई के चादर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है कि अगर कोई अनंत लंबाई का कोई समतल चादर है तो इससे कितना भी दूरी पर निकाला जाए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आता था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अनंत लंबाई का समतल चादर है और आवेशित चादर है तो इससे कितने भी दूरी पर, चाहे आर दूरी, आर बराबर 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, 4 मीटर, मतलब कुछ भी दूरी ले लो, अगर ये अनंत लंबाई का बिहेव कर रहा है तो ई बराबर क्या आता था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आता था नहीं आता था? और ये बात हमने देख रखी थी। तो इससे फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। फायदा क्या होगा, अगर मैं देखूं तो ध्यान समझना, अगर मैंने दूरी इतना कम कर दिया, मैं समझा रहा हूं ध्यान समझना, ये दूरी हमने बहुत कम कर दिया। अब मैंने मान लिया ये जो प्लेट है किस तरह बिहेव करने लग गया, अनंत लंबाई का। अब इस पॉजिटिव की वजह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, मैंने पढ़ाया ना। तो इस प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगी या नहीं आएगी, हाँ या ना। और ये माइनस की वजह से इस पर जो बिंदु अगर निकालूं, इस माइनस चार्ज वाले प्लेट की वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो किस दिशा में होगी, इसी दिशा में, और वो क्या होगी, E2। बात समझ में आ रही है? चूंकि ये अनंत लंबाई का है तो इससे कितना दूरी पर निकाल, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितना आएगा, E1 की वजह से कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से भी कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर है उतना इधर भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट और परिमाण में क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इसका मतलब अगर ये अनंत लंबाई का चादर है, समतल चादर है, तो इसके इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं इस पॉइंट पर, बेटा ध्यान से देखना, ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी दिशा कहाँ होगी, इधर होगी। किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो E2 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे? अब ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ आती है, बाहर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से E1 कहाँ आएगा, इधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर देखो ये दूरी पे से तो डिपेंड करता नहीं, E1 की वजह से भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर यहाँ देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, परिमाण में समान है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगी। मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि यदि अनंत लंबाई की 2 समतल चादरें और उनके बीच दूरी बहुत कम रख दी जाए, या अनंत लंबाई की अगर कोई समतल चादर है तो उसके दोनों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और ध्यान रहे कब, जब एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस हो। इसका एक केस और बनता था, मैंने पढ़ाया था ना कि जब दोनों प्लस प्लस हो, तो दोनों प्लस प्लस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक आपका चार्ज कैसा होना चाहिए, प्लस, और दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस। और अगर वो इस तरीके से अनंत लंबाई का है तो इसके दोनों तरफ आपकी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे? चलिए बीच में जरा अगर चेक करें तो ध्यान से देखिए, अगर बीच में कोई बिंदु ले लूँ यहाँ पे, तो प्लस की वजह से डायरेक्शन इधर होगा, E1 इधर आ गया आपका, माइनस की वजह से भी इधर होगा, मतलब इसी पॉइंट पर E2 भी इधर आएगा, मतलब दोनों क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो दोनों सीधा सीधा जुड़ जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इधर है ना तो इधर है बेटा। अब पॉजिटिव से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, निगेटिव पर जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पर जा रही है। इसका मतलब वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन ये हो गया। हो गया नहीं हो गया? हाँ या ना बोलिए। कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पर जा रही है। पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जा रही है, निगेटिव पर जा रही है। लेकिन हम गोलीय कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो बेटा ये सब कहाँ जा रही थी, बाहर। एनर्जी डेसिपेट हो जा रही थी, एनर्जी का लॉस हो जा रहा था, बाहर जा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। बात समझ में आ रही है? 2 कॉपी में।
अगर जैसे हम बात करें यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, मान लो हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, क्या है, दो प्लेटें, इस पर प्लस आवेश है और इस पर कैसा है, माइनस, और इन दोनों प्लेटों को हमें कैसे रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है। ये कैसे रखे गए हैं, समांतर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, और इस प्लेट पर कितना, देखो एक बात जान लो, अगर इस प्लेट को मैं आवेश दूं तो इसके दो सरफेस होंगे, एक ये होगा और एक ये। इस पर प्लस का आवेश आता है तो इस पर माइनस का आता है, मतलब अगर इस पर प्लस क्यू आवेश आपने दिया तो आधा इस पर आ जाएगा और आधा इस पर आ जाएगा, और अगर आपने इस पर माइनस क्यू आवेश दिया तो आधा माइनस क्यू इधर आ जाएगा और आधा माइनस क्यू इधर। इधर वाले को हम ग्राउंड कर लेते हैं वगैरह, जो कुछ भी ठीक है देखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास प्लस आवेश है और ये कैसा है, माइनस आवेश है। क्लियर बात यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये दो समांतर प्लेटें और दोनों के एक साथ लाकर कहाँ रख दिया, बहुत ही कम दूरी पर रख दिया। अगर ये दोनों समांतर प्लेटें मैं एक साथ ऐसे लगा दूं, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा इसके बीच गैपिंग है ना, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर इस साइड में निकालूं तो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था। क्यों, क्योंकि अनंत लंबाई की थी। इसके इधर कितना आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी 0 आता। परंतु अगर मैं बीच की बात करूं, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव वाले पेड़ से कहाँ जा रही थी, निगेटिव की तरफ। इसका मतलब ना तो इसके इधर है ना तो इसके इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, बीच में, और कहाँ से, प्लस से माइनस की ओर। तो मतलब इस प्लस वाले से माइनस की ओर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हुई या नहीं हुई, हो गई ना। लेकिन बेटा यही स्फेरिकल कैपेसिटर में ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल कैपेसिटर में गोलीय संधारित्र में बाउंडेड नहीं थी, बहुत दूर तक जा रही थी, इस वजह से वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा था। बात समझ में आ रही। तो अनंत लंबाई का अगर सोचो नहीं करते इसे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाउंड कर पाते, नहीं कर पाते ना भाई। अगर ये अनंत लंबाई का नहीं होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि तब वो दूरी पर डिपेंड करने लग जाएगी। और जैसे ये प्लेट अनंत लंबाई का होता है तुरंत वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अब आपको बता दूं अनंत लंबाई होती क्या, अनंत का मतलब ये नहीं दूरी बहुत ज़्यादा हो। अगर कोई दो दूरियां हैं, एक दूरी बहुत कम है, दूसरी दूरी क्या है उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी, तो वो दूरी किस तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट की तरह। इसी वजह से जब हम इसके प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि ये प्लेट क्या लगने लग जाए, अनंत की तरह बिहेव करने लग जाए। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से जब ये अनंत की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और एक फायदा और हुआ, तो दूरी कम कर देने से क्या हुआ, दूरी कम कर देने से ये आपका प्लेट अनंत लंबाई की तरह बिहेव करने लगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गई। और दूसरा दूरी कम कर देने से इसका विभव भी क्या हो गया, कम हो गया, जिससे आपकी क्या हो गई, धारिता बढ़ गई। बात समझ में आई। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखा दिया। ये बात समझ में आई। तो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या क्या कंडीशन है बेटा। पहली बात तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए आपस में। जितनी लंबाई का मैंने वो दोनों लिया था वो दोनों देखो सेम ही लंबाई के थे। और उन प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर बात। तो ये संधारित्र का कॉन्सेप्ट था, कौन से, समांतर प्लेट संधारित्र का। समझ में आ रही बात है। तो आप इसे इतना नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला कैसे डराइव किया जाता है। तो आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या निकल करके आता है। तो एक बार फिर से हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इनके बीच की जो दूरी है हमें वो बहुत कम रखनी है। ये दो समांतर प्लेट संधारित्र है। इसका प्लेटों का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, इसका भी क्या हो जाएगा ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका कितना है, माइनस सिग्मा। ये आपका प्लेट 1 है, ये आपका प्लेट कौन सा है, 2 है। इस पर आवेश हमने मान लिया कितना है, इस पर आवेश हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश है। इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस पे माइनस आवेश है। और प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। क्या मान लिया, प्लेटों के बीच दूरी डी। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया और इसको हमने माइनस क्यू आवेश दे दिया। क्लियर बात है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अब क्या लिखेंगे, लिखिएगा माना या
लिखेंगे माना दो समांतर प्लेटें लिखो, माना दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं, जिसका क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल A समान है, तथा बीच की दूरी D है, बीच की दूरी D है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर डेल्टा V है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी को? और हमने क्या लिखा तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होने से दोनों प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के क्षेत्रफल से बहुत कम होने से दोनों प्लेटें अनंत लंबाई की समतल चादर की तरह व्यवहार करेंगी। क्लियर बात बाबू? यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे तो ये कहानी हमने लिख दी। तो आगे क्या लिखेंगे, माना प्लेट 1 को प्लस क्यू आवेश, माना प्लेट 1 को प्लस क्यू आवेश तथा प्लेट 2 को माइनस क्यू आवेश दिया गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? माना प्लेट 1 को प्लस क्यू तथा प्लेट 2 को माइनस क्यू आवेश दिया गया। क्लियर बात ना यहाँ पे? तब प्लेट 1 का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू होगा ना, क्योंकि हमने कौन सा आवेश दिया है, स्मॉल क्यू अपान ए, तथा प्लेट 2 का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, बराबर माइनस क्यू अपान ए, जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सिग्मा के। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इतनी कहानी हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे क्या, देखिए हमने आपको इसके पहले बता भी दिया, जब दोनों प्लेट एक प्लस क्यू माइनस क्यू है, दोनों के बीच दूरी कम है और ये प्लेट अनंत लंबाई की तरह बिहेव करेंगी, तो इसके दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो इसके बीच में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हम इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे? तो चलिए देखते हैं, बात को समझते हैं। लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करते हैं। प्लेट 1 के कारण क्या लिखेंगे, प्लेट 1 के कारण
दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी प्रकार प्लेट 2 के, यहाँ लिख लेना बेटा, प्लेट 1 के कारण, क्या लिखोगे, प्लेट 1 के कारण, प्लेट 2 के कारण दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा E2 बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब हम क्या लिखेंगे अगले टॉपिक में कि दोनों प्लेटों के कारण प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा, E1 प्लस E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे E बराबर कितना हो जाएगा, E1 कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर हम ई निकाल क्यों रहे हैं, तो मैं आपको जरा सा हिंट दे दूं, जरा समझना। हमें क्या निकालना है, धारिता का फार्मूला C बराबर क्या होता है, Q अपान डेल्टा V। क्या होगा, डेल्टा V। अच्छा अभी तक हमने V पढ़ा, तो यहाँ पे डेल्टा V क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बेटा 2 प्लेट है, इनके बीच पोटेंशियल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 2 प्लेट है ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हालांकि वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही था, जब हम गोली चालक पढ़ रहे थे यहाँ भी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही था, हम लोग केवल V लिख रहे थे। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस था? अच्छा एक बात तो, यहाँ का पोटेंशियल कुछ रहा होगा, ये आवेश लाया हमने कहाँ से, अनंत से ला रहे थे ना, कहाँ से ला रहे थे, तो एक पोटेंशियल अनंत का भी तो रहा होगा। तो जहाँ से लाए जहाँ रखे वहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, और V इनफाइनाइट क्या होता था, 0, तो आखिर में क्या पोटेंशियल होता था, V। हालांकि स्फेरिकल में भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही होता था, परंतु V इनफाइनाइट के 0 होने की वजह से हम लोग क्या सिंपल लिखते थे, V लिखते थे। परंतु यहाँ पर देखो दोनों प्लेटें पास पास है, इनफाइनाइट पर नहीं है, दोनों पास पास है, कहीं इनफाइनाइट पर नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, डेल्टा V लिख रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पे या नहीं? समझ में आई बात है कि नहीं? अब आपको हमने फार्मूला पढ़ा है, C बराबर क्या होता है, Q अपान डेल्टा V। और आपको देखो अगर C निकालना है तो आवेश Q तो पता है, लेकिन डेल्टा V निकालना पड़ेगा। और हमने आपको डेल्टा V पढ़ाया है, डेल्टा V बराबर कितना होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर D। पढ़ाया था कि नहीं, याद है? तो यहाँ से निकलेगा। अब हमें डेल्टा V निकालना है, तो हमें ये दोनों चाहिए। D तो हमें मिल जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी से, लेकिन E तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो तो हमें चाहिए ना, इसी वजह से हमने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि E के निकलने से क्या मिल जाएगा, डेल्टा V मिल जाएगा, और डेल्टा V के मिलने से हमें क्या पता चल जाएगा, C पता चल जाएगा। इस वजह से हम E निकाल रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब E पता चल गया ना, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ निकाल लेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। प्लेटों के बीच अब देखो E पता चल गया, तो हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा V निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर D, और बराबर किसकी हो जाएगा, E D cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, E D cos थीटा।
अब ये देखो थीटा किसके किसके बीच का कोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन के। तो जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहाँ है, वन प्लेट से टू की तरफ, इधर ही तो है ना। तो इधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0, और एंगल 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो बेटा ये आपका हो जाएगा कितना, ED cos 0 और बराबर हो जाए किसके, ED के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने ये देखा आपका जो डेल्टा V आया वो डेल्टा V बराबर आ गया E इंटू डी, और E की वैल्यू यहाँ से देखो कितना आ गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अच्छा एक बात यहाँ पे और यूज कर लो, सिग्मा बराबर हमने क्या निकाला, Q अपान A। तो सिग्मा की वैल्यू रख दो, बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखो Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी, क्या हो गया, Q अपान A, और एप्सिलॉन नॉट पहले से बटे में था। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने ये रख दिया, वैल्यू आ गया E की वैल्यू कितना है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उठा के वैल्यू यहाँ रख, E की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये डेल्टा V की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई। अब लिखेंगे क्या, तब धारिता C बराबर क्या होता है आपका, C बराबर Q अपान डेल्टा V। C बराबर क्या होगा, Q अपान डेल्टा V। तो Q ऐसे रहने दो, डेल्टा V कितना आया, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो बेटा यहाँ से धारिता C बराबर आपकी क्या आ गई, धारिता C बराबर आ गई आपका एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है। बात समझ में आई। जो किन किन बातों पर निर्भर कर रही, ध्यान से देखना। अगर ये बेटा माध्यम होता तो क्या हो जाता, C बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A डिवाइड बाई D। बात समझ में आ रही है। ये माध्यम के लिए, किसके लिए है, माध्यम के लिए, किसके लिए है, माध्यम के लिए। अब देखा जाए तो ये C किस पर निर्भर कर रहा है, प्लेटों की बीच की दूरी के और प्लेटों के क्षेत्रफल के और उसके माध्यम पर। कहीं इसने Q और V पर डिपेंड किया नहीं। तो हम पहले से जान चुके हैं कि Q और V पर कभी भी किसी भी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं कर। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। वो देखो बात यही पहले से आपको पता चल गई। चली कि नहीं पता चली कि भाई हमने देखा, रिलेशन भी आया कि प्लेटों के बीच की दूरी कम करोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। और ये बात मैंने कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। समझाया था कि नहीं समझाया था कि जैसे ही पास लाओगे कैसे धारिता उसकी बढ़ेगी और कैसे उसका विभव कम होगा। ये बात हमने कॉन्सेप्चुअली कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला मिल गया। क्लियर बात। तो आप इसे नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे की बात करते हैं। हमने क्या देखा अभी तक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या हमने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा। और वो क्या आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है बाबू आपका, C बराबर आपका क्या आया, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। हवा या निर्वात के लिए, किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए था। लेकिन अगर यही आपका किसी माध्यम के लिए हो तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K इंटू A डिवाइड बाई D। ठीक है। अब देखते हैं, हमने देखा समांतर जो प्लेट संधारित्र है किन किन बातों पर उसकी धारिता निर्भर करती है। तो पहला क्या है, पहला क्या, ध्यान से देखिएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D। मतलब धारिता जो है, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी के
बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? बीच की दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती, ठीक है। जरा देखते हैं कैसे आपका ये होता है। आपने क्या पढ़ा है? ई बराबर क्या पढ़ा है? आपने v बराबर क्या पढ़ा? e इंटू डी, डेल्टा v बराबर, ये तो पढ़ा ना। अब आप बताइए हमें, अगर हम दूरी कम करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अगर हम दूरी कम करेंगे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और हमने c बराबर क्या पढ़ाया है? q अपान डेल्टा v, तो पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब दूरी कम कर देने से पोटेंशियल बढ़ गया। कैसे? दूरी कम करेंगे तो आपका डेल्टा v घटेगा, डेल्टा v घटेगा तो c बढ़ जाएगा। इसी वजह से हमने देखो एक लाइन में सीधे बोल दिया c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा हमारे पास है जो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? a के समानुपाती है। मतलब आप a का मान बढ़ाओगे तो c का भी मान बढ़ेगा। कैसे? जरा इस बात को भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अभी हमने सिग्मा बराबर क्या पढ़ा है बेटा आपका? q अपान a, यही तो पढ़ा ना? यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सोचिए अगर मैं a के मान को घटाऊंगा तो सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। और हमने ये भी पढ़ा है E इज इक्वल टू बी, क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू बी, अभी हमने पढ़ा क्या? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो सोचो हमने एरिया को घटाया, सिग्मा क्या हो गया? बढ़ गया। तो सिग्मा ये बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी। और आपको हमने फार्मूला पढ़ा है v बराबर क्या होता है बेटा आपका? ed, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो क्या हो जाएगा? v बढ़ेगा। और c बराबर हमने आपको पढ़ा है q अपान डेल्टा v। इसका मतलब आपका डेल्टा v बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात समझे क्या? ये रिलेशन समझ में आया? हमने क्या बोला? c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर आप a का मान बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी। तो हमने क्या किया? और a का मान यदि घटाओगे तो धारिता घटेगी। तो हमने a को मान को घटाया तो सिग्मा क्या हो गया? बढ़ गया। सिग्मा बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो विभव बढ़ा, और विभव बढ़ा तो c घट गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के अपोजिट में ले लो। यदि आप a को बढ़ाओगे, क्या करोगे? a को बढ़ाओगे तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है? q अपान a। आपने a को बढ़ाया तो सिग्मा क्या हो गया? कम हो गया। और आपने पढ़ा है E बराबर क्या पढ़ा है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा घटा तो आपका E भी घट गया। आपने V बराबर पढ़ा है E इंटू डी, E घटा तो V भी घट जाएगा। फिर C बराबर पढ़ा है Q अपान डेल्टा V, डेल्टा V घटा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे रिलेशन है इन सभी के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने पूरा आपको खोल के बता दिया कि कैसे क्या क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, सारी बात हमने बता दी। एक और फैक्टर बचता है, वो भी लोग यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे इसी बगल में समझ लेते हैं। अभी यहाँ से देखा जाए जो C है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? K के। इसका मतलब K का मान बढ़ाओगे तो C का मान बढ़ेगा। कैसे? जरा इस बात को देखते हैं। V बराबर हमने क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्यू बाई R, यही तो पढ़ा है ना फार्मूला। अब जरा देखिए, या यहाँ पे देख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। V बराबर हमने क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्यू बाई R, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे ये K है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाई देगा। V बराबर हमने क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K क्यू बाई R। अब बताओ K का मान यदि हम बढ़ाएं तो V का मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? K का मान बढ़ाने से V का मान घट रहा है। और C बराबर हमने पढ़ा Q अपान V, तो V का मान घटने से धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। इसका मतलब हमने क्या देखा? K को बढ़ाया, V घटा तो धारिता बढ़ गई। अगर मैं इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन देखूं तो देखो K को बढ़ा रहा हूं तो C को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ कैसा रिलेशन आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यहाँ पर अगर देखा जाए A को हमने घटाने से क्या हुआ? आपका जो ये C है वो भी क्या हो गया?
घट गया, तो इस वजह से देखिए इसमें भी रिलेशन कैसा है, समानुपाती का। यहाँ देखो हमने ए को बढ़ाया, यहाँ देखो ए को बढ़ाया, ए को बढ़ाने से ओवरऑल क्या हुआ, सी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, समानुपाती का। ए को बढ़ा रहे तो सी भी बढ़ रहा है, ए को घटा रहे तो सी भी घट रहा है। मतलब ए और के में कैसा रिलेशन है, समानुपाती का है। जबकि डी में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का, क्योंकि देखिए यहाँ डी घटाया तो डेल्टा वी घटा, और डेल्टा वी घटा तो सी बढ़ गया। इसका मतलब देखो डी के घटाने से सी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। बात समझ में आई कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा और उसकी निर्भरता को भी देखा, वो किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है और कैसे निर्भर करती है, ये भी हमने सारी चीज़ यहाँ पर देख लिया। क्लियर बात यहाँ पे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बेटा हमारा, वो होगा आपका समांतर, आप कह सकते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा की। अभी हमने क्या पढ़ा, संधारित्र का क्या होता है, उसके बीच मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस किया। संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया है। फिर हमने देखा गोलीय संधारित्र था और कैसा था, समांतर प्लेट संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र हमारे लिए अच्छा नहीं, वो भी क्यों नहीं अच्छा, मैंने सारा बात आपको बताया। फिर हम किस पर आए, समांतर प्लेट संधारित्र पर। फिर हमने समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है वो हमने पढ़ा। और फिर आज हमने क्या देखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर प्लेट हो चाहे गोलीय संधारित्र हो, दोनों में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका मतलब क्या हम पढ़ेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब टॉपिक्स पर, इस फार्मूले पर, इन सब फार्मूले पर और उस सभी फार्मूले के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।